आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज इस बाराकला गांव में ये जो पीडीए जन पंचायत हो रही है उसमें आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस जन पंचायत की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री छोटेलाल यादव जी और सदर विधानसभा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव जी और समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव श्री राजेश यादव राजन जी, श्री प्रभाकर मौर्य जी, श्री कमलाकांत मौर्य जी, श्री अनस जी और तमाम डॉक्टर नासिर खान साहब और सेक्टर प्रभारी रिजवान अहमद जी। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि एक जोरदार ताली आप लोग अनस जी, मास्टर साहब और रिजवान अहमद जी के लिए बजाइए कि जिनके प्रयासों से आज ये जन पंचायत हो रही है। और मैं रिजवान जी का तो बहुत ही आभारी हूं। मैं समझता हूं कि अगर इनके जैसे नौजवान और कर्मठ कार्यकर्ता रहेंगे तो आने वाले समय में जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये पीडीए है क्या और ये पीडीए बनाया क्यों गया है। तो जैसा पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि इसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा मतलब जो ओबीसी समाज के लोग आते हैं, दलित मतलब एसटी/एससी समाज के लोग जो आते हैं और अल्पसंख्यक मतलब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग। ये जो वंचित आपके दिमाग में आ रहा होगा ये पीडीए क्या है, तो आपने पहले सुना होगा जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, जिसको कमेरा समाज कहा जाता है, जिसको 85% कहा जाता है, जो हमारा वंचित और शोषित समाज रहा है, वही पीडीए है। इस पीडीए में अगर पिछड़ा और दलित है तो उसमें हम आधी आबादी यानी महिलाओं, जो हमारी माताएं और बहनें हैं, उनकी भी बात ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी समाज को छोड़ रखा है। इस पीडीए में तो वो सवर्ण समाज भी है जो इस सरकार से पीड़ित और दुखित अगड़ा है, वो भी इस पीडीए में सम्मिलित है। आज हम ये जो पीडीए का बनाया गया है तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है, तो मैं समझता हूं कि आप समझते होंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, बड़े बुजुर्ग, आप लोग जानते होंगे। मैं विशेष रूप से नौजवान साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों ने एक लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने लड़ाई लड़ी, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, और वो आरक्षण जो बाबा साहब संविधान में हमको दे गए थे, आरक्षण हमारा जो ओबीसी समाज है, जो एसटी/एससी समाज है, उसका एक संवैधानिक अधिकार है। और जब उस आरक्षण के कारण हमारे समाज के लोग आगे बढ़ने लगे, आप बताओ क्या किसी यादव को आपने देखा है कि वो दूध बेचकर महल खड़ा किया हो? क्या मौर्य समाज का कोई व्यक्ति है जो सब्जी बेचकर महल खड़ा किया हो? या सोनकर समाज का कोई ऐसा है कि जो फल बेचकर महल खड़ा किया हो? या चमार बिरादरी में कोई ऐसा होगा कि जो मिस्त्रियाना करके जो है महल खड़ा किया हो? लेकिन आज इस समाज के लोगों के पास महल हैं। वो उन्नति हुई है, वो कहाँ से हुई? वो इसी आरक्षण के, बैसाखी के सहारे हुई। वो आरक्षण पाके जो मास्टर बना, जो सरकारी चपरासी बना, जो लेखपाल बना, जो आईएएस अधिकारी बना, दरोगा बना, उनके परिवार आगे बढ़े। साथ ही साथ इस आरक्षण का लाभ पाकर हमारे समाज के जो लोग प्रधान बने, विधायक बने, सांसद बने, उनके परिवार का आगे बढ़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
ये जानते होंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वही है जिसने इस आरक्षण का मंडल विधेयक का विरोध करके अलग से जनता दल की सरकार से अलग हुए। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये देखा, ये समझा, जब मोदी सरकार के लोगों को ये निगाह में गई कि ये जो पिछड़ा समाज है, ये जो ST SC की है, ये जो OBC समाज है, ये जो अल्पसंख्यक है, ये आरक्षण के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने आरक्षण के पैर कुतरने का काम किया। ये हमारे संविधान के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास करने लगे। ऐसे में हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निगाह गई। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि जिस दिन ये आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमारे समाज के लोग पंगु हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपने कुचक्रों से जो जिनका सिर्फ एक मकसद है कि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उसके लिए वो धन का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए वो फर्जी राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम तरह के लोगों को, हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आप देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक बिहार में सरकार थी, हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ पे एक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो NDA में थे पहले। जब NDA में थे तो उन्होंने कहा कि आज के इस ज़माने में युवाओं को रोजगार देना बहुत ही मुश्किल काम है, असंभव कार्य है। फिर उनका विचार बदलता है, वो NDA से निकल के इंडिया के गठबंधन में आते हैं, और जब इंडिया के गठबंधन में आते हैं तो उनकी सरकार में एक मुख्यमंत्री बनता है नौजवान, उसका नाम था श्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने ललकार के कहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, और बिहार की सरकार ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया। वो जो रोजगार पाने वाले थे वो केवल बिहार के नौजवान नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के भी थे, और बहुत ज़्यादा की संख्या में हमारे जौनपुर के थे। जब तेजस्वी ने लोगों को रोजगार दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो BJP के लोग हैं, ये घबराए थे। मोदी सरकार का कोभजन का शिकार होना पड़ा बिहार सरकार को, और नीतीश कुमार जी को तो कोई खतरा नहीं था। सोचो, उनका फिर से मन बदलने लगा कि कहा नहीं, हम इंडिया गठबंधन से निकलकर NDA की तरफ जाएंगे, और वो चले गए। बिहार की सरकार गिर गई। मोदी सरकार को बिहार की सरकार क्यों गिराना पड़ा, तो हमको और आपको सोचने की जरूरत है। मोदी सरकार डर रही थी जब उसने देखा कि ये जो तेजस्वी की सरकार है, जो नौजवानों को रोजगार दे रही है, इनके अंदर एक नई सोच पैदा कर रही है। अगर ये देश का नौजवान कल खड़ा हो जाएगा और मोदी सरकार से अपने रोजगार के लिए सवाल करेगा तो BJP के नेताओं को कहीं भी चेहरा दिखाने के लिए जगह नहीं बचेगा। इसलिए बिहार की सरकार को इन लोगों ने गिराया। आज जो ये PDA बनाया गया, ये इसीलिए बनाया गया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा हमें और आपको जात के नाम पे, धन के नाम पे बांटने का काम करेंगे। आप बताओ, ये जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे जो झगड़ा फसाद किया जा रहा है, क्या ये संविधान हमारा इसकी इजाज़त देता है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी काम करेंगे वो गैर संवैधानिक काम करेंगे, क्योंकि ये इनको बाबा साहब से भी कोई प्रेम नहीं है, इनका दिखावा है। इनके नेता एक महात्मा गांधी को गाली देते हैं, उनकी तस्वीरों पर पिस्टल से वार करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी संसद बना के देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाने का काम करती है। जो गैर संवैधानिक काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी उनको माला पहनाने का काम करती है। लेकिन जो बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलेगा, जो देश के संविधान पर रास्ते पे चलेगा, जो देश के कानून को मानेगा, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी केवल उनको गुंडा, माफिया, अपराधी बताने का काम करती है। आप सोचो, ये जो गैर संवैधानिक रूप से ये बुलडोजर का कानून आया, इसका शिकार सबसे ज्यादा कौन हुआ? ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस आज लंगड़ा बनाओ अभियान चला रही है, वहाँ पे कौन से लोग शिकार हो रहे हैं? आए दिन आप सोशल मीडिया में वीडियो में देखते रहते हैं कि जो पुलिस लाठी मार के ठेले वालों को भगाती है, वो किस समाज के लोग हैं? ये PDA समाज के लोग हैं। ये जो किसान है, जो मजदूर है, ये जो रोज
खेले लगाने वाले लोग हैं, ये जो पीड़ित समाज के लोग हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी को इनसे सिर्फ वोट की जरूरत है, इनके बारे में सोचने का काम ये नहीं करती है। ये दो युवाओं को लेकर वो धन के नाम पे आगे बढ़ना तो चाहती है, लेकिन उसी युवा को अगर अच्छी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, अगर स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी, अगर रोजगार की जरूरत पड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे खींच लेती है। अगर आज हम सब लोग बाबा साहेब के जो उन्होंने एक सपना देखा था, समाजवादी भारत का सपना देखा था, इस देश में सबसे पहले समाजवादी भारत का सपना बाबा साहब ने देखा था। और संविधान की प्रस्तावना में, यानी संविधान के सबसे पहले पन्ने पर उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग समाजवादी भारत बनाने के लिए किस संकल्पित हैं। श्रद्धेय नेताजी ने उस मूल मंत्र को, बाबा साहब के मूल मंत्र को माना और समाजवादी पार्टी का गठन किया और तमाम सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को कहा कि चलो हम सब मिलकर एक इस देश में एक समाजवादी भारत बनाते हैं, जहां पे कोई हिंदू और मुस्लिम के में आपस में बैर ना हो। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम किसी के धर्म के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम जात के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी को लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी को उम्र के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। यही समाजवादी भारत का दर्शन है, यही समाजवादी भारत का सपना बाबा साहब ने देखा था। और इसी समाजवादी भारत का सपना चौधरी चरण सिंह जी ने देखा, डॉक्टर लोहिया जी ने देखा, राजनाथ जयप्रकाश जी ने देखा और साथ ही साथ श्रद्धेय नेताजी ने देखा। आज उसी सपने को पूरा करने के लिए हम सबके आराध्य नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आगे चल रहे हैं। आज आवश्यकता है हमें आपको उनका साथ देने की, और इस कदर हमको उनके साथ देना है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर समाजवादी सरकार बनाने के लिए हम लोगों को संकल्पित होना होगा और हमको अपने अंदर एक सोच रखनी होगी, एक संकल्प लेना होगा कि 2024 के चुनाव में, चूंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है, इन चुनाव में हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना चाहते हैं। जिस दिन इस देश के युवाओं में, जिस दिन इस देश के किसानों में, जिस दिन इस देश के बुजुर्गों में, इस देश के महिलाओं में ये चिंता आएगी कि हमें अपने लिए जागरूक होना है, हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो निश्चित मानिए कि सबके सपने साकार होंगे। ये जो हमारे हम इस जो जन पंचायत के माध्यम से हम लोग कई जगह गए, अपनी भी बातें रखी, उनसे भी हमने सुना। एक जगह था, कहीं पे एक पिता अपनी उसने बताया कि वो एक इस जनपद के एक बड़े नामी स्कूल में गया, जहाँ पे तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार का भेदभाव होता है, और ये जो नौजवान साथी हैं वो नहीं समझते होंगे। यहाँ पहले ज़्यादातर अध्यापक लोग जो पीड़ित समाज के बच्चे थे उनको कम नंबर दिया करते थे ताकि वो आगे तरक्की ना करने पाए। तो जो एक पिता था, एक जगह हमको बताया, कहा वो उसकी बेटी 80% नंबर लाई थी। अब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो एक दूध देने वाले की बेटी थी, यादव समाज की बेटी थी। वो 80% नंबर लेके आई और जब उस कॉलेज में एडमिशन के लिए गई अपने पिता के साथ, तो वहाँ पे जो इंचार्ज था अध्यापक, वो कहता है कि इसको आर्ट्स में एडमिशन दिलाओ। और जब उसी के सामने एक दूसरी लड़की आती है अपने पिता के साथ, उसका 60% नंबर था, तो वो अध्यापक उससे कहता है कि भैया इसका तो चलो कम है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं इसको साइंस में पढ़ाओ। ये सोच है उस लोग। और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं इशारों में बता देता हूँ, ये वही कॉलेज था जहाँ मेरे पिताजी छात्र संघ का चुनाव हार गए और उनको शपथ लेने नहीं दिया गया, क्योंकि वो यादव थे, वो पीड़ित के समाज से। वहाँ इस तरीके का भेदभाव आज भी जारी है। और अभी हम लोग तो थे यहीं पे नज़दीक में, एक सोनकर बस्ती थी, वहाँ पे हम लोग जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे थे। वहाँ एक महिला दुखी थी, उसने कहा कि ये सरकार हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे रही। वो महिला भी सोच रही है, जो अनपढ़ महिला थी, जो गरीब महिला थी, वो उसकी भी ये सोच है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी तब तक उनको शिक्षा नहीं मिलेगी। यहाँ जितने भी हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, उनके दिमाग में बस एक ही होगा, उनका तो बस एक ही सपना होगा कि कैसे उनको एक अच्छा रोजगार मिले। तो ये हम सब की जरूरत बनती है
कि जो सरकार रोजगार न देने पाए उस सरकार को गिराना हम लोगों के लिए ताकत होनी चाहिए, और ऐसे समाजवादी सरकार हम लोगों को बनाना चाहिए जिसमें हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये भेदभाव फैला के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको बांटते हैं, इस भेदभाव को हमें ख़त्म करना ही हमारा मकसद है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि तमाम आपने देखा कि कैसे कैसे समय समय पे आंदोलन हुए, और आज अगर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की बात को मानकर इस पीडीए की चर्चा को जगह जगह करते रहेंगे तो आने वाले समय में ये पीडीए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा। ये इतना बड़ा जन आंदोलन बनेगा कि हमारे समाज का जो आखिरी तबके का आया व्यक्ति है उसको भी न्याय और इंसाफ मिलेगा। आप सोचो, जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जब आरक्षण के ऊपर खतरा करने लगे और इन्होंने हमें और बांटने का प्रयास किया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जाति जनगणना की बात की। ये जाति जनगणना क्या है? ये यही चीज़ है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन आप देखो, यहाँ सारे लोग यहाँ पे जागरूक बैठे हुए हो, ये जो नौजवान साथी हैं, ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखो, क्या कोई भी बात निकलती है कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये जो मोदी की सरकार है, वो जो योगी की सरकार है, क्या ये ओबीसी समाज के लोगों को हक और न्याय देती है? क्या ये एसटी समाज के लोगों को हक और न्याय देती है? क्या ये अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को हक और न्याय देती है? अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार को हमें हटाना होगा, तभी संविधान की असली बात आएगी सामने। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तो कहा है कि पीडीए ही हमारे राम है, पीडीए ही हमारे राम है। यानी जिस प्रकार हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रामचंद्र जी को अपना आराध्य भगवान मान के उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरीके से हम इन पिछड़े समाज के लोगों का, इस दलित समाज के लोगों का, इस मुस्लिम समाज के लोगों की सेवा करने के लिए, उनके लिए संघर्ष करने के लिए समाजवादी सदैव आगे रहेगा। यही माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश। चूँकि हमने देखा है बहुत सारे लोगों के अंदर नाराजगी है, वो अपनी अपनी तरीके की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि ईवीएम से खतरा है, कभी कहते हैं अडानी अंबानी से खतरा है, कभी कहते हैं कि गोदी मीडिया से खतरा है। तो सबसे बड़ी ताकत तो एकता ही होती है। मैंने बचपन में सुना है कि एक मोटी रस्सी से मुकाबले पतली पतली कई रस्सियां जब एक जगह आ जाती, इकट्ठा हो जाती हैं, तो सबसे मजबूत हो जाता है। ये जब हम समाज के जो छोटे छोटे लोग हैं, जब हम सारे लोग अब इकट्ठा हो जाएंगे तो उस रस्सी को न अंबानी अडानी का पैसा गिरा पाएगा, न गोदी मीडिया मिटा पाएगा, न ये मोदी सरकार, न योगी सरकार मिटा पाएगी। और जब हम इकट्ठा होंगे, जब हमारे समाज के जो गरीब तबका है, जो छोटे छोटी आबादी के लोग हैं, ये सारे लोग जब इकट्ठा होंगे, उसी दिन समाजवादी भारत का सपना पूरा होगा। और जिस दिन समाजवादी भारत का सपना